चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं 1857 के उस महान विद्रोह की जिसे क्रांति की पहली चिंगारी कहा जाता है। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे राइफल के एक कारतूस से जुड़ी सिर्फ एक अफवाह पूरे उपमहाद्वीप में विद्रोह की आग भड़का सकती है। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी पड़ताल घूमेगी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये जो विद्रोह था ना, ये कोई रातों रात हुई घटना बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे आप कह सकते हैं कि दशकों से बारूद इकट्ठा हो रहा था, बस उसे एक चिंगारी का इंतजार था। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक वजहों की। उस वक्त लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये पॉलिसी एक एक करके भारतीय रियासतों को, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर, सबको निगल रही थी। और हद तो तब हो गई जब नाम के ही सही लेकिन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तक का अपमान किया गया। जाहिर है, इससे पूरे शासक वर्ग में एक गुस्से की लहर दौड़ गई। और फिर आता है आर्थिक शोषण, जो मतलब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि उनकी जमीनें तक छीन ली गईं। उधर ब्रिटेन में फैक्ट्रियां चलें, इसके लिए भारत के अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे जानबूझकर तबाह कर दिए गए। नतीजा, पूरे देश में गरीबी का एक भयानक जाल फैलता चला गया। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। अंग्रेजों ने जो सामाजिक सुधार किए वो भी शक के घेरे में आ गए। अब देखिए, सती प्रथा पर रोक लगाना या विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाना, ये वैसे तो अच्छे कदम थे, लेकिन लोगों को लगा कि ये उनकी परंपराओं पर सीधा हमला है। एक डर सा बैठ गया था मन में कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा गुस्सा था वो सेना के अंदर ही सुलग रहा था। सोचिए, भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजों के मुकाबले बहुत ही कम वेतन मिलता था। उन्हें कभी कोई ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, और भेदभाव वो तो कदम कदम पर था। तो जाहिर है उनके मन में एक गहरी नाइंसाफी की भावना घर कर गई थी, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। तो अब आप देख सकती हैं कि माहौल पूरी तरह से तैयार था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य, हर तरफ बस गुस्सा और असंतोष सुलग रहा था। अब इंतजार था तो बस एक चिंगारी का। और वो चिंगारी आई एक नए हथियार की शक्ल में। इसका नाम था एनफील्ड राइफल। ये ब्रिटिश सेना में अभी अभी ही शामिल की गई थी। अब इस राइफल के साथ बात ये थी कि इसके कारतूस को लोड करने से पहले उसे दांत से काटना पड़ता था। और अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसा अपमान था जिसे कोई भी सिपाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और बस फिर तो आग फैल गई। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। वो सीधा दिल्ली की तरफ बढ़ चले, शहर पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। अब ये कोई मामूली सिपाही विद्रोह नहीं रह गया था, ये एक संगठित क्रांति का रूप ले चुका था। तो सवाल ये उठता है कि इस विद्रोह की कमान आखिर किसके हाथों में थी? ये किसी एक नेता का आंदोलन नहीं था। अलग अलग इलाकों में कई बड़े और साहसी चेहरों ने इसकी बागडोर संभाली। विद्रोह का जो सबसे बड़ा सिंबॉलिक सेंटर था वो थी दिल्ली, मुगल साम्राज्य की पुरानी राजधानी। और यहाँ विद्रोह का चेहरा बने बहादुर शाह जफर। हालांकि वो काफी बूढ़े हो चुके थे और शायद उतने इच्छुक भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस पूरे विद्रोह की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरे। चलिए अब दिल्ली से चलते हैं झांसी, एक ऐसा नाम जो आज भी वीरता का दूसरा नाम माना जाता है। और यहाँ नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, वो वाकई में आज भी हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। विद्रोह का एक और बड़ा गढ़ था कानपुर। कानपुर में कमान संभाली थी नाना साहिब ने, और उनका साथ दे रहे थे उनके शानदार जनरल तात्या टोपे। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर अंग्रेजों को बहुत जबरदस्त टक्कर दी। लेकिन इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी इस विद्रोह को आखिरकार कुचल दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या गलती हुई? इसकी कई बड़ी वजहें थीं। पहली और सबसे बड़ी कमी थी एक नेशनल लीडरशिप की, जो सबको एक साथ लेकर चल सके। अलग अलग जगहों पर जो विद्रोही लड़ रहे थे, उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था।
दूसरी बात, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला, बल्कि कई बड़ी रियासतों ने तो उल्टा अंग्रेजों का ही साथ दिया। और आखिर में अंग्रेजों के पास बेहतर मॉडर्न हथियार थे और उनकी सेना ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, जो आखिरकार भारी पड़ी। तो हाँ, ये विद्रोह भले ही फेल हो गया, लेकिन इसका जो असर हुआ वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। जो सबसे बड़ा और फौरी बदलाव आया वो ये था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ही खत्म कर दिया गया। अब पावर सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई, मतलब ब्रिटेन की महारानी के हाथ में। और जो गवर्नर जनरल का टाइटल था उसे बदलकर वाइस रॉय कर दिया गया। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म असर था वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इस विद्रोह ने शायद पहली बार भारतीयों के अंदर एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल चेतना जगाई। आप कह सकते हैं कि यहीं से भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी और इसी जमीन पर आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था का जन्म हुआ। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि इस एक ही घटना को इतिहास में दो अलग अलग नामों से, दो अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार इसे अक्सर बस एक सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटनी कहते हैं, मतलब कि ये बस सेना का एक छोटा मोटा विद्रोह था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय इतिहासकार इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम यानी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं, आज़ादी के लिए एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भले ही उस वक्त दबा दिया गया, पर ये वो चिंगारी थी जिसने आज़ादी की एक ऐसी ज्वाला भड़काई जो अगले 90 सालों तक सुलगती रही। और आखिरकार 1947 में ये ज्वाला आज़ादी की सुबह लेकर आई। तो ये एक विद्रोह का अंत नहीं था, ये एक राष्ट्र के जन्म की शुरुआत थी।